देखो यहाँ से पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है उल्टा, जैसे बायोएक में भी ना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उन्होंने लिखा है इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी या हेरिडिटी इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, है ना। मतलब इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है कि हमें हमारे पेरेंट्स से जो जीन मिल रहे हैं वो अगली अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, यही है ना इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वेरिएशन का मतलब तुम्हें बताया था कि हम पेरेंट्स से कितने अलग है और आपस में जो हम भाई बहन है वो कितने अलग है, उसी का मतलब है वेरिएशन, ठीक है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ना कि हेरिडिटी इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद humans knew from as early as 8000 to 1000 BC that one of these causes of variation was hidden in sexual reproduction। देखो मतलब इतने टाइम पहले से हमें पता है कि वेरिएशन जो है सिर्फ कौन से रिप्रोडक्शन में आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आते। तो 8000 टू 1000 BC से ही हमें पता है कि वेरिएशंस सिर्फ कौन से रिप्रोडक्शन में आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे, ठीक है। They exploited the variations that were naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organisms that passed desirable characters। अब यहाँ पे बात की गई है हाइब्रिडाइजेशन की, किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की, कि उन्होंने प्योर एनिमल्स लिए कि जो प्योरली कैरेक्टर प्रेजेंट थे और उसके बाद उन्होंने क्रॉस करा के जो भी कैरेक्टर्स उनको चाहिए थे है ना। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई ऐसी बफेलो है जो दूध बड़ा अच्छा देते हैं या कोई ऐसा बुल है जो बहुत स्ट्रांग है, तो उसके हमने वही वाले जीन लिए क्योंकि प्रोजेनी में हमें क्या चाहिए था कि उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा और वो स्ट्रांग भी बहुत ज्यादा, तो हम वो कैरेक्टर्स ले रहे हैं जो हमें आगे से आगे जनरेशन में ट्रांसफर पास कराने हैं, ठीक है। अच्छा, वाइल्ड का मतलब क्या है, वाइल्ड वाले डोमिनेंट होते हैं या रिसेसिव, डोमिनेंट। वाइल्ड जीन जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड्स, एग्जाम्पल साहिवाल काउज इन पंजाब। पंजाब में ना एक काउ बनाई गई थी इसी ब्रीडिंग तरीके से, उस काउ का नाम है साहिवाल काउ। काउ का नाम है साहिवाल काउ। अब ये जो काउ है ये हमने कैसे बनाई, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मतलब बाहर से हमने जीन लिए, जो जो जीन हमें अच्छे लगे वो हमने लिए, जिसको हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। दूसरी प्रोसेस में क्या यूज की गई, डोमेस्टिकेशन। क्या यूज की गई, डोमेस्टिकेशन, मतलब कमर्शियल लेवल पे नहीं किया गया ये, इट वाज एट द लेवल ऑफ डोमेस्टिक लेवल पे था, डोमेस्टिकेशन से। फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ, मतलब हमने ली तो वाइल्ड काउ थी जो पहले से प्रेजेंट थी, है ना, हाइब्रिड नहीं था, जो पहले से काउ प्रेजेंट थी उसी वहीं से हमने किया आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन। क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन, और हमने पंजाब के अंदर एक काउ बना दी जिसका नाम है साहिवाल काउ, ठीक है। तो काउ कौन सी है पंजाब में, साहिवाल काउ। कौन सी काउ है, साहिवाल काउ। ये काउ हमने दो तरीके से, दो मेथड यूज करके बनाई है, एक तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, समझ रहे हो ना, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब जो जो कैरेक्टर अच्छे लग रहे वो डाल दिए हमने। दूसरा डोमेस्टिकेशन, ये दो स्टेप यूज किए थे। और ये जो काउ है ये कहां से आई है, फ्रॉम वाइल्ड काउ, मतलब ये जो कैरेक्टर हमने लिए ये कहां से लिए थे, वाइल्ड काउ से, मतलब जो ओरिजिनली पॉपुलेशन में प्रेजेंट थी। अब we must however recognize that though our ancestors knew about the inheritance of character and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomena, है ना। मतलब वो ठीक है डोमेस्टिकेशन वगैरह आर्टिफिशियल सिलेक्शन वगैरह कर रहे थे, लेकिन उन्हें जेनेटिक्स का आइडिया इतना नहीं था, साइंटिफिक बेसिस नहीं पता थे उन्हें। अब बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, कब की बात कर रहे हैं, मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, दैट headway was made in the understanding of inheritance। तो इनहेरिटेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी मेजर शुरुआत कब हुई, इन मिड 19th सेंचुरी। कब हुई, इन मिड 19th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद ग्रिगोर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इनके एक्सपेरिमेंट का टाइटल क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। कितने साल लगे थे उसमें, 7 साल। ईयर क्या था, 1856 to 1863, 1856 to 1863
3 and proposed the law of inheritance in living organisms. मेंडल ने दिए थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल ने क्या दिए थे? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशंस इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम that statistical analysis and mathematical logic were applied in problems in biology. बायोलॉजी में पहली बार यूज किया गया था स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी. स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी बाय विच साइंटिस्ट? मेंडल. ठीक है, तो मेंडल ने सबसे पहले बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए यूज किया था स्टैटिस्टिक्स का और प्रोबेबिलिटी का. ठीक है. His experiments had a large sampling size. इनका जो सैम्पलिंग साइज था वो बहुत बड़ा था. ये बंदा लैब में काम नहीं करता था, ये खेत में काम करता था. ठीक है, इसने अपने सारे पौधे वहीं लगा रखे थे, तो इसका सैम्पलिंग साइज बहुत बड़ा था. पूछ सकता है स्टेटमेंट में. मेंडल का जो सैम्पलिंग साइज था वो बहुत बड़ा था. लार्ज सैम्पलिंग साइज which gave greater credibility to the data that he collected. तो हम इसके डाटा पे भरोसा कर सकते हैं. ठीक है, क्रेडिबल है इनका डाटा, हम इनके डाटा पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि सैंपल साइज बहुत बड़ा था. यूं नहीं है कि इक्का दुक्का प्लांट पे काम किया था, बहुत सारे प्लांट्स पे काम किया था. Also, the confirmation of his interferences from experiment on successive generation of his test plant proved that his results pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstained ideas. हमने एक चीज और देखी थी कि मेंडल क्या कर रहे थे, बार बार कोई भी क्रॉस करा, क्रॉस के बाद करा रहे थे रेसिप्रोकल क्रॉस. क्या करा रहे थे? रेसिप्रोकल क्रॉस. मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे साथ में अपने रिजल्ट भी चेक कर रहे थे. ठीक है, उसके बाद क्या है? मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी. किस पे किया एक्सपेरिमेंट इन्होंने? गार्डन पी पे. साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम. स्वीट पी का साइंटिफिक नेम लथायरस odoratus. अब that were manifested as two opposing traits, example tall और dwarf. ये लिए थे ना इन्होंने कैरेक्टर, या तो टॉल या ड्वार्फ या येलो या ग्रीन. मतलब कैरेक्टर्स जो लिए वो बिल्कुल ऑपोजिट लिए. ठीक है. This allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them. अब इन्होंने ना बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट यूज किए. जैसे मान लो अगर ये यूज करते डार्क ग्रीन और हल्का ग्रीन तो स्प्रिंग में इतना पता नहीं चलता. इन्होंने बिल्कुल उल्टे ले लिए, एक ग्रीन ले लिया एक येलो ले लिया, तो उससे इनहेरिटेंस समझना बहुत आसान हो गया है ना, कि ऑफ स्प्रिंग या तो ग्रीन दिख रहा है या येलो दिख रहा है. तो इनहेरिटेंस की जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी वजह से वो बहुत इजी हो गई थी. एक फ्रेमवर्क बड़ा अच्छा सा बन गया था इसकी वजह से. मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने क्या कंडक्ट किया? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स. मतलब इन्होंने प्योर लाइन ली थी. क्या ली थी? प्योर लाइन. या तो लिया था कैपिटल टी या लिया था स्मॉल टी. हाइब्रिड नहीं लिया था. कैपिटल टी स्मॉल टी इन्होंने नहीं लिया. इन्होंने ली प्योर लाइन, मतलब जो ओरिजिनली पी में प्रेजेंट थी. ठीक है, तो मेंडल ने कराया था आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन. किसके अंदर? कौन से प्लांट में? गार्डन पी में. किसमें? गार्डन पी में. और गार्डन पी की इन्होंने ली थी ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स. क्या ली थी? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, मतलब प्योर लाइन्स ली थी. A true breeding line is one that have undergone continuous self-pollination, shows the stable trait inheritance and expression for several generations. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. कोई एक ऐसा प्लांट, मैंने ना तुम्हें एक बात बताई थी कि पी को मेंडल ने क्यों चूज किया था, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी. अब पी के अंदर क्या होता है कि बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा. उसकी वजह से जो कोई भी ट्रेट है वो उसमें स्टेबल हो गया, उसमें स्टेबल हो गया. जैसे मान लो कि अगर यूं हो, ह्यूमन के एग्जांपल से समझाती हूँ कि दो भाई बहन है, अगर उनके बच्चे हुए, ठीक है, वो भी दोनों भाई बहन है, अगर उनके बीच में भी मतलब उनके भी बच्चे पैदा हो, अगर यूं ही होता रहे तो क्या तुम्हें नहीं लगता वो ट्रेट स्टेबल हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो होगा. मान लो कि दो भाई बहन है और दोनों के ब्लैक हेयर है. ठीक है, अब उनके ही अगर बच्चे होते तो उनके भी ब्लैक हेयर होते, उनके ही बच्चे होते तो उनके भी ब्लैक हेयर होते. तो इस वजह से जो ब्लैक हेयर वाला ट्रेट है वो इस लाइन में स्टेबल हो गया, वो इस लाइन में स्टेबल हो गया. कोई भी वेरिएशन नहीं आई, कोई नया हेयर कलर आ ही नहीं रहा. तो पी के अंदर भी क्या हुआ? बार बार होता रहा सेल्फ पॉलिनेशन, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहा. तो ये जो कैरेक्टर थे कि प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, ये कैरेक्टर स्टेबल हो गए, ये कैरेक्टर
स्टेबल हो गए, कोई नया कैरेक्टर नहीं आ पाया, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं वाइल्ड वेराइटी। क्या बोल रहे हैं? वाइल्ड वेराइटी बोल रहे हैं। ठीक है, प्योर लाइन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्योर लाइन। वाइल्ड तो डोमिनेंट होगा ना, प्योर लाइन बोल रहे हैं, या तो प्योर टॉल या प्योर ड्वार्फ। तो किसी के अंदर भी अगर कैरेक्टर को स्टेबलाइज करना है, वही कैरेक्टर चाहिए, तो बार बार कौन सा पॉलिनेशन कराओगे? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो वेरिएशन नहीं आएंगे। ठीक है, तो यही बताया गया है कि स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस हुआ है। काफी जनरेशन तक क्या होता रहा पी में? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होता रहा? सेल्फ पॉलिनेशन, जिसकी वजह से वही कैरेक्टर वहां पे स्टेबल हो गए। मेंडल ने कितनी वैरायटी ली थी? सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, या 7 पेयर, 7 पेयर बोलो या 14 वेराइटी बोलो, as pairs which were similar except for one character with contrasting traits। क्या ये उन्होंने लिए थे as pair? as pair मतलब या तो कैपिटल टी टॉल या स्मॉल टी ड्वार्फ। ठीक है, which were similar except for one character with contrasting traits। अब इसका मतलब क्या है? जैसे उन्होंने लिया था ग्रीन और येलो लिया था, है ना। अब ग्रीन और येलो एक तो लिया था पोड के लिए, एक तो लिया था पोड के कलर के लिए, और दूसरा लिया था सीड के कलर के लिए। ये लिया था उन्होंने ग्रीन और येलो, बाकी सारे बिल्कुल अलग थे। ठीक है, तो एक कैरेक्टर ये ऐसा था जो उन्होंने सेम लिया था ग्रीन और येलो करके, बाकी सारे अलग थे। ठीक है, सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स सेलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड्स। जो हमने यूं देखा था ना कि सीड या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। राउंड की जगह और क्या वर्ड यूज कर सकता है? स्मूथ। ठीक है, सीड में और क्या लिया था? येलो सीड और ग्रीन सीड। जो पोड था उसमें था या तो इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, इन्फ्लेटेड मतलब फुल, इन्फ्लेटेड मतलब फुल। और पोड में कलर क्या लिया था? येलो और ग्रीन। और प्लांट की हाइट में क्या था? टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, देखो ये लिया गया। सीड की शेप में क्या था? राउंड था, डोमिनेंट, रिंकल्ड था, रेसेसिव। सीड कलर में हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है सीड कलर और पोड का कलर, है ना। हमने देखा था ना कि मम्मी कौन सी मटर प्रेफर करती हैं? ग्रीन। तो जो पोड कलर है, पोड कलर के अंदर डोमिनेंट कौन सा होगा? ग्रीन, और येलो होगा रेसेसिव। जबकि सीड कलर के अंदर उल्टा है, सीड कलर में येलो होगा डोमिनेंट और ग्रीन होगा रेसेसिव। फ्लावर पोजीशन की अगर बात करें तो एक था एक्सियल और एक था टर्मिनल। एक्सियल डोमिनेंट था और टर्मिनल रेसेसिव था। हाइट की बात करें तो टॉल डोमिनेंट था और ड्वार्फ रेसेसिव था। 7 pairs of contrasting character in pea plants studied by मेंडल। अब ये तो यही दिखाया गया है ना। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को किसके नाम से जानते हैं? हाँ, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, की एक ही जीन की स्टडी करेंगे पहले। देखो, let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel when he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene। ठीक है, तो मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था वो पढ़ेंगे, जिसको और किस नाम से जानते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के नाम से। He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation। मेंडल ने क्रॉस कराया, ठीक है। क्रॉस कराने के बाद F1 में उन्हें मिला सीड। क्या मिला? सीड। उस सीड को उन्होंने अपने खेत में उगाया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? दिस जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फीलियल वन प्रोजेनी या F1। जो हमें F1 जनरेशन मिलती है उसको क्या बोलते हैं? फीलियल वन प्रोजेनी या F1। क्या बोलते हैं? फीलियल वन प्रोजेनी या F1 बोलते हैं। मेंडल ऑब्जर्व्ड दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट। F1 में तो हमें सारे क्या मिले थे? टॉल। F1 में हमें कोई भी ड्वार्फ नहीं मिला था। He made similar observations for other pair of traits. He found that F1 always resembled either of the parents and the trait of the other parent was not seen in them। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है उससे, जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है उससे मेंडल ने क्या कंक्लूड किया? मेंडल ने पहली बात तो ली थी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी। क्या ली थी? ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी। जैसे हम बात कर रहे हैं या तो कैपिटल टी या लिया स्मॉल टी।
अब इसके बाद F1 में हमें क्या मिले थे सारे? टॉल यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या F1 में हमें ड्वार्फ मिला एक भी? F1 में हमें कोई भी ड्वार्फ नहीं मिला। तो जरूरी नहीं है कि मेंडल ने सिर्फ प्लांट हाइट में किया, यही उन्होंने सीड कलर के साथ भी किया, फ्लावर पोजीशन के साथ भी किया, सब में किया। और उन्होंने देखा कि F1 के अंदर जो कैरेक्टर हमें मिल रहा है वो एक पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है, दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर F1 में नहीं मिल रहा। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेंडल ने बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब हमने कराया तो F1 के अंदर हमें सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टर मिल रहा है, दूसरे पेरेंट का नामो निशान नहीं है। क्या तुम्हें कहीं भी ड्वार्फ दिखा F1 में? F1 में ड्वार्फ नहीं दिखता। ठीक है, तो ये बात मेंडल ने बताई थी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन वाले एक्सपेरिमेंट से। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स। अब F1 में तो सारे प्लांट थे टॉल, इनका कराया सेल्फ पॉलिनेशन। इनका कराया सेल्फ पॉलिनेशन। तो उन्हें सरप्राइज हुआ जान के कि जो फीलियल 2 जनरेशन है उसमें कुछ ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ थे, द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1, कि F1 में तो कोई भी ड्वार्फ नहीं दिखा और F2 में ड्वार्फ दिख गया। ठीक है, was now expressed the proportion of plants that were dwarf were 1/4 of the F2 plants while 3/4 जो प्लांट थे वो थे टॉल। 3/4 जो थे वो थे टॉल। आता है थोड़ा बहुत फ्रैक्शन चैप्टर मैथ में। हाँ देखो F1 में क्या मिला हमें? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी का सेल्फ पॉलिनेशन कराना किसके साथ है? कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। इस कैपिटल टी को इसके साथ लेके जाओ, क्या मिलेगा? अब इसी को इसके साथ लेके जाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब देखो बताओ टोटल कितने ऑफस्प्रिंग है? 4। टोटल कितने हैं? 4 में से ये कितने दिख रहे हैं? 1। ये कितने दिख रहे हैं? 1। अगर सारे टॉल की पूछूं तो टॉल कितने दिख रहे हैं? 3। टॉल कितने दिख रहे हैं? 3। तो टॉल का अगर पूछूं तो ये है 3 आउट ऑफ 4, है ना? तो 3 आउट ऑफ 4 है टॉल, 3 आउट ऑफ 4 है टॉल। ठीक है, उसके बाद अगर ड्वार्फ की बात करें तो टोटल तो है 4, ड्वार्फ कितने हैं? 1। अब पूछता है परसेंटेज कि कितने परसेंट टॉल है और कितने परसेंट ड्वार्फ। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। कितना आ गया? 25%। अगर 25% ड्वार्फ है तो टॉल कितने होंगे? 75%। टॉल कितने होंगे? 75%। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें पूछेगा परसेंटेज पूछेगा या फ्रैक्शन पूछेगा। ठीक है, तो क्रॉस करना आएगा तभी निकाल सकते हो। तो यही बोला है कि F2 के अंदर हमें वो कैरेक्टर भी मिल गया जो F1 में नहीं था। अब F2 के अंदर टॉल का तो क्या है? 3/4 है और ड्वार्फ का 1/4। ड्वार्फ मिले 25% और टॉल मिले 75%। यूं भी पूछ लेता है कि आप आएंगे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कि बताओ होमोजाइगस डोमिनेंट का परसेंटेज कितना है? 1/4। यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे ये बोल दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किया, क्या क्या मिला था? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब क्वेश्चन पता है कैसे आता है? तुम बताओ होमोजाइगस डोमिनेंट का परसेंटेज, होमोजाइगस रिसेसिव का। बताओ भूमिका, और कोई नहीं बोलेगा। और बताओ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का परसेंटेज बताओ, इसमें कितना है? परसेंटेज पहले वाला होमोजाइगस डोमिनेंट 3/4 कैसे? होमोजाइगस मतलब जिसमें दोनों सेम हो। पहले तो डोमिनेंट देखो, तुम्हें कैपिटल टी और स्मॉल टी में से डोमिनेंट कौन दिखता है? कैपिटल टी। और होमो मतलब सेम, ऐसा जिसमें कैपिटल टी ही आ रहे हो, दोनों सेम आ रहे हो, तो वो कितने हैं? 50 कैसे हुआ? हाँ, कितने दिख रहे तुम्हें कैपिटल टी वाले? 1। तो 1। टोटल कितने हैं? 4। 1/4 इंटू 100 कितना आ गया? 25%। मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं? 25%। इसी तरीके से होमोजाइगस रिसेसिव, ये दोनों रिसेसिव है ना? होमोजाइगस मतलब सेम है और रिसेसिव है। होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं? 1/4। 4 में से एक ही है ना, इंटू 100 कितना परसेंट आ गया?
25%। अब बात करो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की। हेट्रो मतलब डिफरेंट, जिसमें दोनों जीन अलग अलग हो। ऐसा कौन सा दिख रहा है जिसमें दोनों जीन अलग अलग है? दो है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और डोमिनेंट भी है ये, तो 2/4 इंटू 100, और ये आगे तो इनको ऐड करके 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो। कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50%। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पे, ये तो इजी लग रहा है, अभी डाई हाइब्रिड में भी आएगा ये सब। अब देखो, सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेट्स दैट ही स्टडीड, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड इन F1, जबकि जो F2 है उसमें दोनों ट्रेट एक्सप्रेस हो रहे थे इन द रेशो 3:1। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या है कि F1 के अंदर तो सिर्फ हमें एक पेरेंट का ट्रेट दिखता है, पर F2 के अंदर दोनों पेरेंट का ट्रेट दिखता है इन द रेशो 3:1। इन द रेशो 3:1। तुम ना हमेशा रेशो से भी निकाल सकते हो, जैसे 3:1 है, 3 तो टॉल है और एक ड्वार्फ है। अब 3 + 1 कितना होता है? 4, तो इसका हिस्सा कितना होगा? 3/4। इसका हिस्सा कितना होगा? 1/4। यहीं से कर लो 3/4 इंटू 100, और इसको कर लो 1/4 इंटू 100। ठीक है, रेशियो से भी निकाल सकते हो। The contrasting traits did not show any blending at either F1 और F2 stage। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें कोई भी ब्लेंडिंग दिखाई नहीं दी। यूं तो नहीं है ना कि टॉल था और ड्वार्फ था तो कोई प्लांट ऐसा मिल गया जो बीच की हाइट का है, कोई भी ब्लेंडिंग हमें दिखाई नहीं दी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वी आर नॉट ऑब्जर्विंग एनी ब्लेंडिंग, ना तो F1 स्टेज पे और ना F2 स्टेज पे कोई भी ब्लेंडिंग दिखाई नहीं दी। टाइम बताना। कर लो, कर दो। देखो, based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes over successive generation। तो मेंडल ने क्या देखा ये एक्सपेरिमेंट करके कि कुछ तो ऐसा है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लगातार जा रहा है ना, पास हो रहा है। जैसे F1 के अंदर तो ड्वार्फ देखने को नहीं मिला, पर जब उनका ही क्रॉस कराया तो F2 में ड्वार्फ देखने को मिल गया। मतलब कहीं ना कहीं F1 में भी कुछ ऐसा था जो आगे हमें ड्वार्फ दे सकता है ना। तो मेंडल ने क्या बताया कि कुछ तो ऐसा है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। ठीक है, he called these things as factor। और ये जो चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है, मेंडल ने कही कि इस चीज का नाम क्या है? फैक्टर। जो चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है वो है फैक्टर। आज हम फैक्टर को बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। जीन देयरफॉर आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। अब तक जितना भी पढ़ा है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पता है क्या आई है? एक तो इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। दूसरा, जीन जो है वो होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है? जीन। जो भी चीज हमें हमारे पेरेंट्स से मिल रही है हम आगे अपने बच्चों को देंगे, उसकी यूनिट क्या है? जीन। उसकी यूनिट क्या है? जीन। They contain the information that is required to express a particular trait in an organism। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई ट्रेट एक्सप्रेस कराना है तो उसके लिए क्या चाहिए? जीन। क्या चाहिए? जीन। ठीक है, जैसे बताती हूँ मैं तुम्हें, आई कलर एक्सप्रेस कराना तो उसके लिए भी हमारे पास है जीन। हर एक ट्रेट के लिए हमारे पास है जीन। जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज अलील। वो जीन जो कोड करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए, वो जीन जो कोड करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए, हाँ वही क्या बोल रही हूँ मैं। देखो, जैसे मान लो एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी, दोनों है तो किसके लिए? हाइट के लिए या टॉल? हाइट के लिए। दोनों किसके लिए हैं? हाइट के लिए। किसके लिए हैं दोनों? हाइट के लिए। अब हाइट जो है ना, हाइट एक ट्रेट है। हाइट क्या है? एक ट्रेट। अब ये जो हाइट है, ये हाइट या तो हो सकती है टॉल, ये हाइट या हो सकती है ड्वार्फ। ये कैरेक्टर है। ये क्या है? कैरेक्टर। अब देखो, ये जो दोनों जीन है ये है तो किसके लिए? हाइट के लिए। किसके लिए है? हाइट के लिए है। लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है, एक टॉल दे रहा है और एक ड्वार्फ दे रहा है, और दोनों ये भी जीन है और वो भी जीन है दोनों जीन। तो ऐसे जीन जो एक ही ट्रेट के लिए है लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग देते हैं, है ना, एक ही, सॉरी यहाँ पे कैरेक्टर आएगा, ये क्या है? एक
कैरेक्टर है, ठीक है। हाँ नहीं, दोनों अलग अलग हैं। हाइट एक कैरेक्टर है जिससे हमें क्या क्या मिल सकता है, या तो टॉल या ड्वार्फ मिल सकता है। तो एक तुम्हें दे रहा है टॉल और एक तुम्हें दे रहा है ड्वार्फ, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग के लिए हैं, इसीलिए इनको बोल रहे हैं अलील। तो ऐसे दो जीन जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एक्सप्रेस करते हैं उनको बोलते हैं अलील। क्या बोलते हैं? अलील। देखो यही बोला है ना इन्होंने यहाँ पे कि ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दे रहे हैं। तो जो टॉल और ड्वार्फ है वो तो है ट्रेट, टॉल और ड्वार्फ तो है ट्रेट, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस। और हाइट है एक कैरेक्टर, हाइट है एक कैरेक्टर, तो दोनों अलग होते हैं, कैरेक्टर अलग होता है और हाइट ट्रेट अलग होता है, ठीक है। तो हाइट तो है एक कैरेक्टर और उस कैरेक्टर में दो ट्रेट मिल सकते हैं हमें, या तो टॉल या ड्वार्फ, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है ना। उसके लिए जो जीन हमारे पास है उसको बोलते हैं अलील, ठीक है। तो अलील कुछ नहीं है, दो जीन है ना, दो जीन है जो एक ही कैरेक्टर के लिए हैं, जो एक ही कैरेक्टर के लिए हैं, पर वो हमें देंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, वो हमें देंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि जीन जो है वो कैरेक्टर तो एक ही देंगे पर ट्रेट अलग अलग, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देंगे, वो अलील होगा। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। जो अलील है ना वो एक ही जीन की दो फॉर्म है। अलील क्या होती हैं? एक ही जीन की दो फॉर्म होती है, विच आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, विच आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बस आज के लिए इतना ही।